जीत लिया है। जो नेत्र कामदेव के बाणों से भी ज़्यादा घायल करने की शक्ति रखते हैं, उन बाणों का शिकार कौन नहीं होगा। तो ये नेत्रों की एक तीक्ष्णता और उनकी प्रभावकता का निरूपण है। कैसे है नेत्र? बेधक अनियारे नयन, बेधत कर्ण निषेधु, बरबट बेधत मोहियो तो नासा को बेधु। देखिए, बात नेत्रों की कर रहे हैं कि बेधक अनियारे नयन, बेधत कर्ण निषेधु। नेत्र जो है तीक्ष्ण है, बेधक हैं और दूसरों का हृदय बेध कर वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ में दूसरी चीज़ क्या है? बरबट बेधत मोहियो तो नासा को बेधु। लेकिन मेरे हृदय को तुम्हारे नाक का जो छिद्र है वह भी उतना ही घायल करता है। आँखों के साथ साथ नाक की सुंदरता, इसी को नखशिख वर्णन कहते हैं कि अंग प्रत्यंग की शोभा और उसकी प्रभाव करने वाली शक्ति का बिहारी कैसे वर्णन करते हैं। आँखों की जो ये बेधकता है, मारकता है और जो घायल करने की क्षमता है, इस विषय में एक दोहा तो मुझे ठीक से नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन उसका भाव ऐसा है कि वो बिहारी कहते हैं कि आँखों में तुम उंगली से काजल मत लगाओ, वरना तुम्हारी उंगली जो है वो कट जाएगी, क्योंकि आँखें जो हैं इतनी तीक्ष्ण हैं। और आँखों के विषय में जैसे पहले आपने कहा कि एक अलग से ही ग्रंथ लिखा जा सकता है, और इस संदर्भ में एक कि वह चितवन और एक अछू जिह बस होत सुजान। तो वह चितवन जो है वो कौन सी चितवन है कि जिह बस होत सुजान, अच्छे से अच्छा रसिक व्यक्ति भी जो है उनके बस में हो जाता है। ये आँखों की उन सुंदरता का वर्णन है। और एक दोहा जो है हलक बिहारी का लोग समझ लेते हैं, लेकिन वो रसलीन का जो दोहा बहुत प्रचलित है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। ये जो तीन गुण हैं, अमी, हलाहल और मद, ये तीनों गुण जो हैं उन आँखों में है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत। अमृत वाली दृष्टि से उसने देखा तो व्यक्ति अमर हो गया, हलाहल विष वाली दृष्टि से देखा तो समाप्त हो गया, और जिसको उसने मधुआ वाली दृष्टि से देखा न बेचारा वह जीता है और न मरता है। झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। तो आँखों के विषय में ये जो दोहे हैं और आँखों को लेकर के जो शास्त्र रचा है बिहारी ने, वो तो प्रेम में अद्भुत है, श्रृंगार रस में सबसे महत्वपूर्ण नेत्र बन जाते हैं। आँखों की इस शक्ति का निरूपण हमको तुलसी जैसे राम भक्त कवि में भी मिलता है जी। कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं और बीच में ग्राम वधुएं मिलती हैं और सीता से इशारे से पूछती हैं कि ये आपके साथ जो हैं वो कौन है। तो सीता सीधा उत्तर नहीं देती है। तिरछे करी नैन दसैन तिन्हे समुझाए कछु मुस्काए चली। ये तिरछे नैन करना और सैन इशारा करना और मुस्कुरा कर समझा देना, तो ये जो हाव भाव हैं इनका निरूपण हमको तुलसीदास की रचनाओं में भी मिलता है। इसलिए प्रेम में या आँखों का जो महत्व है वो तुलसी ने भी उसको स्वीकार किया है। तुलसी में सर एक और प्रसंग आता है, आपने जैसे ये तिरछे करी नयन सीता के संदर्भ में ही है कि जब वन गमन प्रसंग में राम जा रहे हैं तो सीता भी जाने के लिए तैयार होती हैं, या कौशल्या मना करती हैं कि नहीं तुम मत जाओ। उस समय भी उनकी नज़रें जो हैं पैर के अंगूठे से वो मिट्टी खोद रही हैं और उनकी नज़रें नीची हैं। तो आँखें जो हैं प्रेम में वो कहने का माध्यम भी बन जाती हैं। एक जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक में एक प्रसंग आता है, एक पंक्ति मुझे याद आती है कि नेक कही बयननी अनेक कही सैननी सो, और रही सही सो कही दीन हिचकीन सो। कि बोलने का, कहने का काम जुबान का है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है क्षमता कहने की वो आँखों की होती है। तो आँखें जो हैं प्रेम में ये कि, और इनका भी एक बिहारी का जो बहुत प्रचलित दोहा है कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ये प्रेम के आदान प्रदान में इन नेत्रों का महत्व, उनकी बात करने की क्षमता, ये सर। और नेत्रों से जुड़े एक आध और मुक्तक हम देखें जहाँ बिहारी की सौंदर्य प्रियता का हमें रूप देखने को मिलता है। बहुत सुंदर मुक्तक है और उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य भी देखा जा सकता है
कि चमचमात चंचल नयन। हाँ। देखिए, चमचमात चंचल नयन, दृढ़। बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। जी ये महीन घूंघट जी क्या पर्दे में से सुंदर चंचल आँखें ऐसी लगती हैं कि मानो सरोवर के स्वच्छ जल में एक मछली का जोड़ा जो है वो उछल रहा हो। कैसा एक सजीव और गतिशील जो चित्र है कवि अंकित करता है, और उस सौंदर्य को वो उत्प्रेक्षा के माध्यम से कैसे प्रस्तुत कर देता है, ये बिहारी का अपना एक बात कहने का ढंग है। आप देखिए कि नेत्रों का वर्णन करते समय मौसम, ऋतु और सुबह शाम का होना, उसके रंगों की बात बिहारी कैसे करते, जैसे आपने मेरी भव बाधा हरो वाले मुक्तक में बताया था कि रंगों के मिश्रण की बात बिहारी कैसे ले आते हैं। तो मुक्तक देखिए, सायक सम मायक नयन, रंगे त्रिविध रंग गात। जी ये सायक में शाम, शाम के समान ये मायावी नयन है जो त्रिविध रंगों में रंगे हुए हैं। क्या है? जखो बिलख दुरी जात जल, लख जल जात लजात। क्या शाम होती है, शाम में 3 रंग होते हैं, दिन का सफ़ेद, शाम का श्याम और आकाश का लाल। लालिमा, जिससे श्याम नेत्रों श्वेत- में भी ये हाँ। 3 रंग हैं। जी जी जी, और संध्या में भी ये 3 रंग हैं। अब संध्या होने पर क्या होता है कि मछलियां जो हैं जल के नीचे चली जाती। जखो मछलियां, बिलखी दूरी जात जल, मछलियां छिप समझ लेती हैं शाम हो गई, अंधेरा हो गया, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो नीचे चले जाएं। और शाम होती देखकर जो जलजात हैं, कमल हैं, वो मुरझा जाते हैं। तो देखिए, नेत्रों में संध्या का आभास पाकर एक नायिका सरोवर के पास गई है, नदी के पास गई है, उसके नेत्रों में संध्या के 3 रंगों को देखकर मछलियां जो हैं वो नीचे चली जाती हैं और कमल मुरझा जाते हैं। कितनी बड़ी बात, कितना अर्थ वैविध्य एक साथ एक छोटे से मुक्तक में बिहारी प्रस्तुत करते हैं। ये उनकी काव्य कला का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। जी, सर बिहारी के विषय में, उनकी श्रृंगार के विषय में, रसिकता के विषय में ये एक पक्ष का जिक्र हमने किया, आपने एक पक्ष को उनको प्रेम और सौंदर्य को लेकर के, और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं, श्रृंगार रस प्रधान रस है, और श्रृंगार रस का दूसरा पक्ष जो है वियोग श्रृंगार, विरह, उस पर भी थोड़ी सी बात आप करेंगे। और इसके पहले थोड़ी सी बात सर इस विषय में कीजिए कि जैसे एक दोहा है, फिर भोली वह गह गली, ज्यों पथरीली गैल, हाँ, नाक चढ़े सी करे, जितो छबीली छैल, और फिर भूली वह गह त्यों पथरीली कैल। तो ये मध्यकाल की कविता है, और सर इसको समझने के लिए जो है विद्यार्थियों को एक तो ब्रज भाषा को थोड़ा सा समझना चाहिए, और दूसरा नायक नायिका, चूँकि श्रृंगार रस है तो नायक नायिका के भेदों का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस मध्यकाल की कविता, बिहारी की कविता हो या मध्यकाल रीतकाल किसी की भी कविता हो, कि प्रसंग कल्पना आपके पास एक सूझ होनी चाहिए, एक प्रसंग को कल्पित करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी जो है आप इन दोहों का या मध्यकाल की कविता का विशेष आनंद ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको समझने में रस पैदा हो सकता है। एक रहीम का सर एक बहुत बरवय है, और बहुत प्रचलित बरवय है कि कब ते देखत सजनी बरसत में, कब ते देखत सजनी बरसत में, और गनत न चढ़े अटन पे, गनत न चढ़े अटन पे सने सने हैं। अब इस बरवे का अर्थ समझने के लिए बिना प्रसंग की कल्पना किए, या बिहारी के जिस दोहे की बात हमने की, नाक चढ़े सीबी करे, कि बिना प्रसंग की कल्पना किए हुए आप इनके हार्द को, इनके रस को नहीं पा सकते हैं। तो ये प्रसंग कल्पना, ब्रज भाषा का ज्ञान और नायक नायिका भेद का थोड़ा सा ज्ञान, ये 3 चीज़ें यदि आप थोड़ा सा इन पर ध्यान देते हैं, इन 3 चीज़ों को आप विशेष समझते हैं, तो भी रीतकाल की कविता या मध्यकाल कविता की सूझ या समझ आपकी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि सर इस श्रृंगार रस के दूसरे पक्ष विरह श्रृंगार, वियोग श्रृंगार के बारे में भी बिहारी के 1-2 दोहों की बात आप कर दें तो थोड़ा सा और विद्यार्थियों को अच्छा रहेगा। श्रृंगार के 2 पहलू हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार।
हमारी भारतीय साहित्य में बात करें हम तो संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग श्रृंगार का महत्व हमेशा अधिक रहा है, क्योंकि वियोग में वेदना का तत्व है, पीड़ा का तत्व है और वो दो व्यक्तियों को जोड़ता है। जैसा पंत जी कहते थे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। आप बिहारी लें, आप मीरा लें, आप महादेवी लें, आप कबीर लें, हर भक्त कवि में और श्रृंगारी कवि में आत्मा परमात्मा के विरह की बात या प्रेमी और प्रेसी के विरह की बात आती है, और तभी ये श्रृंगार जो है वो परिपक्वता को और पूर्णता को प्राप्त करता है। बिहारी की रचनाओं में जो वियोग श्रृंगार है उसकी जो खासियत है वो यह है उसमें अतिशयोक्ति की प्रधानता है। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, वेदना का ऐसा वर्णन करना कि कभी कभी ऐसा लगे कि मानो ये विश्वसनीय नहीं है, सहज नहीं है, लेकिन उसमें से वेदना की तीव्रता का परिचय तो हमें होता है। जैसे प्रकृति को साथ जोड़कर, प्रकृति के उद्दीपन को साथ जोड़कर जब विरह की बात करते हैं, जैसा सूर ने भी किया है और बिहारी ने भी किया है, एक नायिका जो है वह विरह में है और लोग कह रहे हैं कि चंद्रमा बड़ा शीतल है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि मुझे चंद्रमा शीतल लगता नहीं है। हो ही बोरी विरह बस के बोरो सब गांव, विरह में मैं ही पागल हो गई हूँ, ये सारा गांव पागल हो गया है। कहा जान ये कहत हैं ससी सीत कर नाव, ये क्या जानकर ये लोग कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो शीतलता का दूसरा नाम है। जैसे कई दिनों से बुखार से पीड़ित व्यक्ति से कोई पूछे कि भी चांद कैसा लगता है, तो कहेगा कि तवे पर से उतरती हुई गरम गरम रोटी जैसा लगता है। जैसा मनोभाव वैसी प्रकृति दिखाई देती है। तो बिहारी के पास ये प्रकृति को समझने की एक सूझबूझ भी देखने को मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विद्यार्थियों ने कि बिहारी के विषय में जो भी देखा कि उनकी रसिकता जो है वो मूल रूप से श्रृंगार रस में है, और श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति का जो आवरण है कि भक्ति का आवरण, उसके पीछे भक्ति रस है, लेकिन उस भक्ति रस में भी श्रृंगार का मिश्रण है। और श्रृंगार का जो संयोग पक्ष है उसमें तो जैसे कि सूरदास वात्सल्य रस के अगर चितेरे हैं, कोना कोना झांक चुके हैं, तो बिहारी के विषय में हम कह सकते हैं श्रृंगार रस का कोना कोना ये देख चुके हैं। आज संयोग श्रृंगार, उनकी रसिकता के बारे में बात की। दूसरा पक्ष वियोग श्रृंगार है, उसकी तरफ सिर्फ सर ने संकेत किया है और उस पर फिर कभी विस्तार से विद्यार्थियों के साथ चर्चा होगी। तो आज जो है बिहारी की रसिकता को समझने के लिए सर आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ, સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।